including a senior advocate or a firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly, to any business entity located in taxable territory. Business entity is notified के अंदर defined है. Business entity means any body corporate. So जहाँ पे एज ए एडवोकेट मैंने लीगल सर्विसेज दिया है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी वहां पे आरसीएम लायबिलिटी भरेगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, और लायबिलिटी होगा 9 + 9 18%. और ये इंडिविजुअल एडवोकेट हो या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो, कोई भी केस में ये सामने वाले पे ही है. सिमिलरली सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, उस केस में बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल फॉर जीएसटी. अभी एक लार्जर इश्यू है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज अ कोर्ट. सर्विसेज बाय अ कोर्ट कैन नॉट बी लायबल टू जीएसटी बिकॉज इट इज अ स्टैट्यूटरी फंक्शन and not a service provided under any act. But however, this is what it has been given. This was an issue even under service tax that is still being litigated on a larger perspective. हमको तो सिर्फ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से अगर कोई बिल आता है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मतलब नॉर्मल आर्बिट्रेटर्स से जो विच इज गवर्न अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट, और उस केस में उस बिल पे बिजनेस एंटिटी को ही रिवर्स चार्ज पे जीएसटी भरना है. लीगल सर्विसेज जो इंडिविजुअल को मिला है फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस एंटिटी को मिला है तो वो तो एग्जेम्प्ट वो तो आरसीएम लायबिलिटी भरना है. जो बिजनेस एंटिटी नहीं होके पर्सनल कैपेसिटी में मिलता है, सपोज मैं पार्टनर हूं किसी फर्म में किसी ने लीगल सर्विसेज दिया तो फर्म उस पर आरसीएम लायबिलिटी भरेगा. लेकिन एज ए पार्टनर और एज ए इन माय पर्सनल कैपेसिटी मुझे कोई लीगल सर्विस देता है बाय एन एडवोकेट फॉर माय ओन यूज, उस केस में फर्म के यूज के लिए नहीं, मेरे केस के लिए, तो उस केस में वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 1 of 2017. So legal services to a person in private और इस पर्सनल यूज, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ इन पर्सन ही किया हुआ है, टू एन इंडिविजुअल किया हुआ है, बट उसका मीनिंग ये है कि फॉर पर्सनल प्राइवेट यूज, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी फॉर RCM liability, it will be an exempt service even at the hands of legal service provider, that is an advocate, and in the hands of the individual. Then going to the next, sponsorship service, it is very common. Simple example, IPL में BCCI सबको sponsorship लेती है, बराबर है. तो इस केस में सपोज Vivo IPL, अभी लास्ट Vivo IPL था, तो Vivo ने जब ये स्पॉन्सरशिप दिया तो Vivo is liable to pay, और services provided by your sponsorship to any body corporate or partnership firm, supplier of service any person, and recipient of any body corporate or partnership firm located in taxable territory. तो इस केस में जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, सर्विस मिलती है, मतलब बीसीसीआई ने Vivo को स्पॉन्सरशिप का सर्विस दिया, उस केस में Vivo को उस पे जीएसटी भरना है आरसीएम बेसिस पे. तो एग्जांपल ऐसा है, बीसीसीआई इज प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विस जिसके लिए Vivo बीसीसीआई को पैसा देगा, और बीसीसीआई सब जगह पे Vivo का नाम लगाएगा आईपीएल में. Vivo उस केस में स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रहा है, इट इज रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, और इसलिए Vivo इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन आरसीएम बेसिस ऑन व्हाटएवर अमाउंट इज पेड टू द बीसीसीआई. नाउ इसमें काफी बार कंफ्यूजन होता है, मेरे माइंड में भी कंफ्यूजन होता है, स्पॉन्सरशिप सर्विस दे कौन रहा है. तो स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो स्पॉन्सरशिप बीसीसीआई और Vivo के केस में बीसीसीआई दे रहा है, Vivo नहीं दे रहा है. Vivo पैसा दे रहा है वो सर्विस लेने के लिए, जिसके पास से राइट जाता है वो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है. जब हम अपने बिल्डिंग में भी सपोज क्रिकेट लीग हो रहा है तो उसमें अपन देखेंगे कि काफी लोग रियल एस्टेट एजेंट ने, सपोज टक्कर राव ने अपने को पैसा दिया 50,000, तो उस केस में अपन ने, जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया है, और जो टक्कर हाउसिंग है, जो एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है, उसने स्पॉन्सरशिप सर्विस लिया है क्योंकि उसके लिए पैसा देता है. और टक्कर हाउसिंग अगर सपोज बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो उस पर जीएसटी उसकी बनती है आरसीएम बेसिस पे. ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी ध्यान रखना है, वो तो सामने वाला रखेगा लेकिन फिर भी एक बार देखना है अपने को. नेक्स्ट सर्विस, सर्विस बाय गवर्नमेंट.
तो गवर्नमेंट काफी सर्विसेज जो देती है उस केस में बिजनेस एंटिटी पे उन्होंने लायबिलिटी डाल दी है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पे नहीं भरेगा। गवर्नमेंट ने सब कुछ लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी पे डाल दिया, रिवर्स चार्ज पे डाल दिया है। तो कौन सी सर्विसेज है? सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। So any service provided by central government, state government, union territory, local authority to a business entity, excluding renting of immovable property, जो अलग से नीचे लिया हुआ है, services supplied specified below, that is services by Department of Post by your speed post and so, services in relation to an aircraft or a vessel inside or outside the precincts of a port or an airport, and transport of goods or passengers. So in such services, renting of immovable property, transport of goods or passengers, services in relation to an aircraft or vessel, और सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जब बिजनेस एंटिटी को देती है तो उस पे आरसीएम लायबिलिटी नहीं लगेगी। बाकी सब सर्विसेज जो गवर्नमेंट देती है एंटिटी को, उस पे आरसीएम लायबिलिटी लगेगी। सिमिलरली एंट्री 5A जो बाद में से उन्होंने इंसर्ट किया हुआ है, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, state government, union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the CGST Act. तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब सेंट्रल गवर्नमेंट रेंटिंग सर्विसेज देता है, उस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन को लायबिलिटी नहीं आएगी, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब रजिस्टर्ड पर्सन को वो लोग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस देते हैं, उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज बेसिस पे उस पे जीएसटी भरना है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने सिडको को 90 साल के लिए प्लॉट ऑफ लैंड रेंट पे दे दिया। In that case, government will not pay the liability, GST liability on forward charge basis. SIDCO has to pay on reverse charge basis because SIDCO is a registered entity. So SIDCO has to pay on that service on reverse charge basis. Next item, development related services. Now, ये सब entries जो है 5B, 5C, दो entries है. This is in consonance with the new real estate related rate structure which is in effect from 1st April 2019. 1st April 2019 से जब नया रेट स्ट्रक्चर आया रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए, उसके साथ ही ये सब प्रोविजंस आया है। एंट्री 5B एंड 5। एंट्री 5B क्या है? सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स or FSI, floor space index, for construction of a project by a promoter. Supplier of service can be any person, recipient is promoter, promoter is liable to pay on reverse charge basis. इसका मतलब ये है कि कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट राइट देती है, या फिर लोकल अथॉरिटी जैसे टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज जो होती है, या फिर बॉम्बे में BMC है, पुणे में PMC है, जब ये लोग TDR सेल करते हैं या फिर FSI देते हैं, उस केस में प्रमोटर को रिवर्स चार्ज बेसिस पे उस पे लायबिलिटी भरनी है। लार्जर है whether TDR and FSI is liable to GST or not, ये क्वेश्चन में मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूं, लेकिन prima facie it is liable because government is very clear on it. Therefore TDR और FSI पे जब भी हमको मिलता है from any person, it may be government entity, it may be registered society, it may be a landowner, specific landowner, छोटा सा landowner है, in that case also the liability is on the promoter developer on reverse charge basis. Similarly, next item, long term lease of land 30 years or more by any person against consideration in the form of upfront amount called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name, जो पागड़ी भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी, और periodic rent for construction of a project by a promoter. तो इन सब केस में वो सर्विस किसी ने भी दिया हो, प्रमोटर को उस पे आरसीएम लायबिलिटी भरनी है। और इस पे ऑलरेडी एक जजमेंट भी आ गया है नवी मुंबई में ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, जहाँ पे बिल्डर्स एसोसिएशन नवी ने चैलेंज किया था कि लीज इज नॉट लायबल टू टैक्स, लॉन्ग टर्म लीज इज नॉट लायबल टू जीएसटी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि दैट इज ऑल्सो अ सर्विस एंड देयरफॉर लायबल फॉर जीएसटी। Once liable for GST, it is the developer
प्रमोटर जिसको वो 30 साल के लिए या 30 साल से ज्यादा के लिए जो लैंड लॉन्ग टर्म लीज पे मिला है, उसलिए जो भी रेंट भरेगा वो उस पे उसको खुद को ही जीएसटी भरना है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, one of the hottest topic right now going on, issue of directors remuneration. तो directors remuneration में if I read the entry as it is मैं read कर रहा हूँ, services supplied by a director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate. Supplier of service, of course, director of a company or body corporate. The recipient is the company or body corporate located in the taxable territory. So any services supplied by a director or of a company or a body corporate is liable for GST on reverse charge basis in the hands of the company or the body corporate. इसमें 2-3 एडवांस रूलिंग्स वेरियस व्यूज के साथ आए। राजस्थान ने एक व्यू लिया, जो सैलरी पे होती है रेगुलर होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए या मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए, वो सैलरी इज आल्सो फॉर सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर टू द कंपनी। उस केस में कंपनी को आरसीएम में भरना है। उसके बाद कर्नाटका का एक एडवांस रूलिंग आया जिसमें कर्नाटका ने कहा है कि नहीं, सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एग्जेम्प्ट है अंडर शेड्यूल एंट्री 1 शेड्यूल 3 ऑफ द जीएसटी एक्ट, और इसीलिए दैट इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी। प्लस सैलरी जो होती है वो इनकम टैक्स में सेक्शन 192 में उसमें टीडीएस का डिडक्शन होता है, therefore it is also proving the employer employee relationship and not liable for GST. After Rajasthan advance ruling which came in December or January 2019 or January 20, I don't remember exact date, but उस advance ruling के बाद already department ने सब जगह पे inquiry चालू कर दी थी। तब डिपार्टमेंट ने इंक्वायरीज तो चालू कर दी, तो इसलिए सीबीआईसी ने अभी लेटेस्ट ये सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 140, 2 दिन पहले का ही सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 140 ऑफ 2020 डेटेड 10 जून 2020, उसमें क्लैरिफाई किया। उसमें क्लैरिफिकेशन में उन्होंने 3 पॉइंट बताए। एक पॉइंट है, एनी रेम्यूनरेशन पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी is liable for GST and the company is liable to pay on RCM basis. It includes independent directors fees. ये उन्होंने बताया, मेरा ये है एडिशन है। तो उन्होंने पहला पॉइंट क्या क्लियर किया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट इनटू एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो भी फीस रेम्यूनरेशन कंपनी भरती है देती है, उस पे कंपनी को ही आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है या डायरेक्टर है कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में, उसको कुछ भी नाम दे दो, उस केस में जहां पे कंपनी उनके टीडीएस काटती है सैलरी में से अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, देन कंपनी इज नॉट लायबल फॉर पेइंग जीएसटी ऑन आरसीएम बेसिस। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिस केस में मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर होल टाइम डायरेक्टर हो या फिर डायरेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, और उसकी सैलरी देती हुआ कंपनी उसमें से टीडीएस काटती है अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उन केसेस में उस रेम्यूनरेशन, वो सैलरी का जो रेम्यूनरेशन है, उस पे कंपनी को जीएसटी आरसीएम बेसिस पे नहीं भरना है। और जो थर्ड पॉइंट उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इसके अलावा जो सैलरी के अलावा जो भी पेमेंट्स है उस पे आरसीएम कंपनी को भरना है। अभी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, इसमें काफी बहुत सारे पॉइंट्स, फाइनल पॉइंट्स है विच विल बी ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन अगेन, क्योंकि सर्विस टैक्स में ऑलरेडी ये प्रोविजन आ गया था। उन्होंने यहाँ सर्विस टैक्स में यहाँ पे जीएसटी में कॉपी किया है, और जब सर्विस टैक्स में वो प्रोविजन था तभी भी उसमें वहां पे लिटिगेशन हुआ है, जो यहाँ पे भी होगा। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज डायरेक्टर है जो होल टाइम डायरेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के,
उसके पास एक गोडाउन भी है, वो गोडाउन उसने कंपनी को रेंट पे दिया हुआ है, वेदर इट इज लायबल फॉर जीएसटी इज द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन सर्विस टैक्स में ऑलरेडी इस पे केसेस चल रहे हैं। डिपार्टमेंट बोलता है कि एनी सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी, जब डायरेक्टर का खुद का गोडाउन है, उसने जो कंपनी को भाड़े पे दिया है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू द कंपनी, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। मेरे हिसाब से नहीं। जब मैं गोडाउन का ओनर हूं, आई एम गिविंग दैट गोडाउन ऑन रेंट इन द कैपेसिटी ऑफ एन ओनर एंड नॉट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बट स्टिल डिपार्टमेंट में उसमें केसेस निकाले हैं, उसमें एक दो जजमेंट्स भी हुआ है फेवर में, उसके बावजूद भी वो लोग फाइट कर रहे हैं। अभी भी शो कॉज नोटिस इश्यूज हो रहे हैं, और वही सेम इश्यूज जीएसटी में भी आने वाले हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्टर में हम सिर्फ सैलरी ना देखें, कंपनी में से जो भी पेमेंट हो रहा है डायरेक्टर्स को, उन सब में अपने को देखना पड़ेगा वेदर इट इज इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर अगेंस्ट विच दैट पेमेंट इज मेड। अगर वो कैपेसिटी डायरेक्टर कैपेसिटी में वो सर्विस दिया हुआ है, उसके सामने हमने उसको पेमेंट किया है, डायरेक्टर को, कंपनी ने डायरेक्टर को पेमेंट किया है, तो जीएसटी की लायबिलिटी आ सकती है। उसमें से बचने का रास्ता यही है कि वो सैलरी हो और सेक्शन 192 में टीडीएस काटा हो, तो ही वो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, वरना पे पूरा जीएसटी लग सकता है। जो नॉन डायरेक्टर कैपेसिटी में सर्विसेज दिया है डायरेक्टर ने, जैसे कि गोडाउन रेंट है या फिर टेक्निकल सर्विसेज होती है, एक बहुत बड़ा इशू है, उस दिन कुशानी जी भी डिस्कस कर रहे थे, हम लोग जा रहे थे साथ में तभी, कि director is also one of the key technical persons of the company who is taking consulting fees from the company. Now there are various implications, उसमें income tax में अलग implications है, but as far as GST is concerned, whether उस consulting fees के लिए company is liable on RCM, according to me no, because it is in the form of consulting fees in a separate capacity, not in the capacity of a director. It is in the capacity of an expert in that field. But however, department is still going to contest and they are going to say that this is in the capacity of the director और उस पे GST कंपनी को RCM बेस पे भरना चाहिए. Then let's go to the next. I think this is more or less same. If somebody has, किसी को भी इस पे कोई डाउट्स वगैरह या डिस्कशन पॉइंट है, तो आप चैट में लिख सकते हैं, अपन सेशन के एंड में अपन उसको डिस्कस करेंगे. Now next, insurance agent service. This is simple, same as from the service tax provision. Services supplied by any insurance agent to any person carrying on insurance business. Supplier of service is insurance agent and recipient of service is the insurance company or any person carrying on the insurance business. In that case, insurance company को reverse charge base पे RCM भरना है. अभी इसमें एक दो तीन पॉइंट ये है, as per IRDA guidelines, इंश्योरेंस कंपनी एजेंट्स को कमीशन सिर्फ अप टू सर्टेन लिमिट दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से फिलहाल 3.5% कुछ तो टोटल कैप है, उसके ऊपर वो लोग इंश्योरेंस का एजेंट कमीशन नहीं दे सकते. बट इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, कमीशन के अलावा काफी सारे रीइंबर्समेंट्स देते हैं कि भैया इंश्योरेंस एजेंट ने मेरे बिहाफ पे एडवर्टाइजिंग किया, मेरे बिहाफ पे उसने मीटिंग मीट्स किया, मेरे बिहाफ पे उसने ट्रैवलिंग किया, तो ये सब मैं रीइंबर्स कर रहा हूँ, तो ये कमीशन में नहीं गिर लोग. एज फार एज IRDAI इज कंसर्न, बट एज फार एज GST इज कंसर्न, उस रेम्यूनरेशन उस रीइंबर्समेंट्स पे भी GST लगेगा RCM बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज के हाथ में. किसी के पास इंश्योरेंस कंपनीज एज ए क्लाइंट होगा तो ये बहुत ध्यान में रखना है. Coming to next, banking related services. Services supplied by a recovery agent to a banking company or a financial institution or non-banking financial company. तो रिकवरी एजेंट ने जो सर्विस दिया है उस केस में बैंकिंग कंपनी या बैंक या फिर NBFC को ही रिवर्स चार्ज पे उस पे लायबिलिटी भरना है. सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी constituted by the Reserve Bank of India. उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिवर्स चार्ज भरना है, जो भी वो कमिटी के मेंबर्स को जो फीस जाती है उस केस में. Then services supplied by individual direct selling agents
other than a body corporate partnership or a limited liability partnership firm to bank or a non-banking financial company. जो banks जो BSAs अपॉइंट करती है for selling their products, जैसे लोन प्रोडक्ट्स है या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है या वेरियस अदर प्रोडक्ट्स स्कीम्स है, तो अगर इंडिविजुअल है और उसने वो सर्विस दिया है बैंक को, तो बैंक उस पे आरसीएम लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगी। अगर वो डायलिंग एजेंट बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में वो नहीं लगेगा आरसीएम बैंक पे। देन नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी, उसके बैंक को ही रिवर्स चार्ज पे आरसीएम लायबिलिटी भरना है। और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, देन एजेंट ऑफ बिजनेस इसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी हैज टू पे द आरसीएम। Copyright related services, supply of service by a music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause A or मतलब copyright act relating to original dramatical, musical or artistic works to a music company, producer or the like। इस केस में म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और किसी भी नाम से बोल दो, हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इस पे रिवर्स चार्ज पे आईजीएसटी भरेगा, रिवर्स चार्ज पे जीएसटी भरेगा। तो बेसिकली क्या बोलते हैं ये, जब म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या एनी अदर आर्टिस्ट अपना ओरिजिनल वर्क आइदर परमानेंटली और टेम्परली ट्रांसफर करता है किसी म्यूजिक कंपनी को या फिर प्रोड्यूसर को या फिर उसी लेवल का जो भी बंदा है उसको, उस केस में आरसीएम लायबिलिटी म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर या उस बंदे पे लगेगा। अभी सपोज मैं एक म्यूजिक कंपोजर हूँ, लेट अस से मैंने एक धुन बनाई है, मैंने वो धुन किसी और सिंगर को दी है, उस सिंगर ने वापस उस धुन को यूज करके अपने लिरिक्स लगा के एक सॉन्ग बनाया है और वो सॉन्ग उसने म्यूजिक कंपनी को बेचा है। तो मैंने जब मेरी धुन उसको दी है, वो एक म्यूजिक कंपनी नहीं है, वो प्रोड्यूसर है, उस केस में उसको आरसीएम नहीं भरना है, उस केस में मेरे पे ही फॉरवर्ड चार्ज पे लायबिलिटी आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी डायरेक्ट म्यूजिक कंपनी को मेरी धुन बेची है या फिर मैंने टेम्पररी ट्रांसफर किया है, उस केस में म्यूजिक कंपनी भरेगा आरसीएम बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डिटरमाइन करना है कि मैं किसको वो धुन, मैं किसको वो ओरिजिनल वर्क दे रहा हूँ। मैं अगर ये ओरिजिनल वर्क म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को दे रहा हूँ तो ही वो आरसीएम लायबिलिटी म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर पे आएगी। दूसरा है सिमिलरली इन केस ऑफ बुक्स, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर बाय ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट कवर्ड अंडर क्लॉज ए ऑफ सो एंड सो रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स टू अ पब्लिशर। जब ऑथर बुक किसी पब्लिशर को देता है तो पब्लिशर पे आरसीएम लायबिलिटी आएगी। हाउएवर ऑथर को ऑप्शन दिया हुआ है, वो एनेक्चर 1 जो इस नोटिफिकेशन नंबर 2017 के नीचे लगाया हुआ है, वो एनेक्चर 1 अगर अपने ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नरेट में फाइल कर दे, देन he will be payable on the he will be paying GST on the forward charge और पब्लिशर पे उस पे आरसीएम लायबिलिटी नहीं लगेगी। लेकिन उस केस उसके इनवॉइस में ऑथर ने अपने इनवॉइस में डिक्लेरेशन देना चाहिए कि मैं इस पे फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी भरूंगा। सेकेंडली, ये जो ऑप्शन ऑथर एक्सरसाइज करता है वो पूरे साल के लिए वो चेंज नहीं कर पाएगा। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट से 2021 के लिए अगर उसने एनेक्चर 1 दे दिया अपने कमिश्नरेट में, तो उस पूरे साल में ऑथर को जितना भी वो सेल करता है, जितना भी बुक्स बेचता है पब्लिशिंग हाउस को, उस सब उसको फॉरवर्ड चार्ज पे भरना पड़ेगा। एक पब्लिशर के लिए वो फॉरवर्ड चार्ज दूसरे पब्लिशर के लिए वो रिवर्स चार्ज नहीं कर सकता है। इसलिए ऑथर को एक पूरे साल में एक ही मिलेगा, या फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी लायबिलिटी आरसीएम बेस पे भरना है।
अब इसमें ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट या बिजनेस एंटिटी नहीं बोला, पूरा का पूरा रजिस्टर्ड पर्सन बोला है, मतलब वो इंडिविजुअल भी हो सकता हूँ। मैंने सपोज मेरे ऑफिस के लिए, मैं इंडिविजुअल हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, मैंने मेरे ऑफिस के लिए किसी सिक्योरिटी सर्विस को हायर किया है, तो उस केस में मुझे उस पे आरसीएम में लायबिलिटी भरनी है। अच्छा, अब ये प्रोप्राइटर ने सपोज 20 लाख के ऊपर टर्नओवर नहीं जा रहा है, जीएसटी में वो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन लेके आरसीएम लायबिलिटी भरनी होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कंडीशन है where you are liable to pay tax on reverse charge basis, you are compulsorily liable to get registered. ये मैं क्यों 2 बार बता रहा हूं, क्योंकि काफी प्रोप्राइटर्स सिक्योरिटी सर्विसेज लिया होगा जिन्होंने इस प्रोविजन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, वो भरना पड़ेगा। और एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसको फॉरवर्ड चार्ज पे भी लायबिलिटी आ जाएगी प्रोप्राइटर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीयर 1 सिटीज तो ठीक है, बॉम्बे में तो हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, हमारी ऑफिस बिल्डिंग में होती है, सोसाइटीज वगैरह में होती है, बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इंडिविजुअल ऑफिसेज होती है, बंगलों को ऑफिस में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे सिक्योरिटी रखते हैं, साल का 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं होता है सपोज, फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन लेके आरसीएम पे लायबिलिटी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये नया एंट्री है वापस। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ ए मोटर व्हीकल डिजाइन्ड टू कैरी पैसेंजर्स where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient। इस केस में कैसा है, सपोज कंपनियां जो है, एंड दिस इज सर्विस प्रोवाइड टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो इंडिविजुअल को नहीं लगेगा। इंडिविजुअल को जब कोई मोटर व्हीकल मिलता है इंक्लूडेड फ्यूल कॉस्ट में, उस पे आरसीएम लायबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट के लिए है, जैसे कंपनीज और प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वगैरह। उस केस में जब उनको बसेस वगैरह अपने एम्प्लॉयज के लिए, अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में काफी लोगों ने बसेस हायर की होंगी कंपनीज ने, और पहले बसेस हायर नहीं करते थे लेकिन अभी कर रहे हैं, तो अभी उनको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि ये जब बसेस हायर करते हैं उस पे आरसीएम लायबिलिटी लग सकता है उनपे ही। अच्छा, अभी इसमें 2 चीज है, एक, अगर बस वाले ने, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसने 6% के हिसाब से अगर लायबिलिटी लगाई है, तो उस केस में आरसीएम लायबिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में उनको आईटीसी मिलता है और फॉरवर्ड चार्ज पे है। ये आरसीएम लायबिलिटी कब आएगा, जब बस सर्विस प्रोवाइडर ने 6% के हिसाब से जीएसटी अपने इनवॉइस में चार्ज नहीं किया है। तो सप्लायर ऑफ सर्विस में अभी मैं पढ़ रहा हूँ, सप्लायर ऑफ सर्विस इज एनी पर्सन other than a body corporate who supplies the service to a body corporate and does not issue an invoice charging central tax rate of 6%। तो जहां पे नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे मैंने सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास एक मिनी बस है 13 सीटर, मैं किसी कंपनी को वो रोज ले जाने आने के लिए लगा दिया है मैंने लॉकडाउन पीरियड में, और मैंने अपने इनवॉइस में उसमें 6+6 12% जीएसटी नहीं लगाया, तो सामने वाले कंपनी पे आरसीएम लायबिलिटी है। अगर मैंने उस पे 6+6 12% लगाया है तो सामने वाले कंपनी पे आरसीएम लायबिलिटी नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है वर्डिंग के हिसाब से, इसको एक लाइन में पढ़ेंगे तो आगे था पीछे क्या था भूल जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखना। और लॉकडाउन पीरियड में काफी कंपनीज ने डेली बेसिस पे हायर कर लिया है स्मॉल बसेस, जैसे फोर्स मोटर्स की जो बसेस आती है, या फिर 13 सीटर 9 सीटर इनोवा, जो भी है, उन सब केसेस में अगर सामने वाले ने, और इंडिविजुअल है जो सप्लायर है, मैं कंपनी हूँ, मैंने वो सर्विस लिया है और मेरा सप्लायर जो है वो कंपनी नहीं है बट इंडिविजुअल है, उस केस में मेरे पे आरसीएम लायबिलिटी आ सकती है। मुझे इंश्योर करना है कि वो 6% के हिसाब से जीएसटी नहीं लगाया है तो मेरे पे लायबिलिटी आएगी, उसने 6% + 6% के हिसाब से जीएसटी लगाया है तो मेरे पे आरसीएम लायबिलिटी नहीं आएगी। गोइंग फॉरवर्ड, अच्छा, ये अभी तक जो हमने देखा सीजीएसटी नोटिफिकेशन का, आईजीएसटी नोटिफिकेशन में 2 एडिशनल एंट्रीज है। एक एंट्री है एनी सर्विस सप्लाइड बाय
any person who is located in a non-taxable territory to any person other than non-taxable online recipient. Any person, supplier of services, any person located in a non-taxable territory, recipient of service, any person located in the taxable territory other than non-taxable online recipient. Basically, any kind of import of service other than by way of online service will be liable for GST. ये इतना open है. This, for example, when I read, it says any person located in the taxable territory. It includes not only a registered person but even non-registered person. If we go simply by the wordings, recipient of service means, or this entry is aimed at जब हम सर्विस रिसीव करते हैं फ्रॉम अ फॉरेन सप्लायर सिटिंग आउटसाइड इंडिया. लेट अस से मैंने कोई इंपोर्टेड गाड़ी खरीदी है. अभी उस इंपोर्टेड गाड़ी मुझे रिपेयर करवानी है, बिगड़ गई है. मैं इंडिविजुअल बेसिस पे वो गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी को मेरे को रिपेयर करवाना है, लेकिन इंडिया में कोई टेक्नीशियन या मैकेनिक नहीं है जो उस गाड़ी को रिपेयर कर सकता है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं सप्लायर को, किसी को, टेक्नीशियन को बुलाता हूँ, यहाँ पे वो सर्विस करके जाएगा. उस केस में उसने सर्विस दिया है मुझे फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. इन दैट केस मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, फिर भी मुझ पे जीएसटी लायबिलिटी आ सकती है, बिकॉज इट इज लायबल टू एनी पर्सन located in the taxable territory. I am a person located in the taxable territory और मेरे पे वो liability आ सकता है. अभी ideally speaking, in my view, these provisions have to be restricted to transaction in business only, because entire GST or supply definition is for supplies taking place in the course or further of business. It is not intended to tax any personal nature of transaction. इसलिए ये गाड़ी का एग्जांपल जो मैंने दिया, I am not into business of buying and selling cars. I am not into business of repairing cars. मैंने वो गाड़ी मेरे लिए खरीदी हुई है, मैं रोज के लिए यूज करता हूँ. उस केस में उस पे लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए, because it is in the furtherance of course of business. But however, there is lot of gray area in this entry, and it only time will tell how the department is going to use this to create unnecessary liabilities on people. Second entry number 10. This is the second additional entry in the notification. Services supplied by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India. Sorry, just one. एक मिनट. Place outside India up to custom station of clearance in India. Supplier will be any person located in non-taxable territory, and recipient of service will be the importer as defined in the Customs Act located in taxable territory. Basically, ocean freight is what they are targeting. जब भी हम import करते हैं goods, तो goods पे तो IGST लगता ही है. Customs वाले उस पे क्लियरेंस के टाइम पे बिल ऑफ एंट्री में ही IGST भी लगा देते हैं. In addition to that, they are saying is you must have received ocean freight services from an ocean liner sitting outside India. उस पे आपका GST liability रिवर्स चार्ज बेस पे आपको अलग से भरना है, you being the importer. Now this issue we'll discuss when we come to the issues part of it in the next slide. In the next slide, इस पे गुजरात हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे, और उस जजमेंट के हिसाब से मेरा क्या रीडिंग है वो भी हम डिस्कस करेंगे. इश्यूज पे एक अलग से स्लाइड बना है, उसमें डिस्कस करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट RCM. तो अभी तक हमने RCM देखा वो अंडर सेक्शन 9 था, दैट इज वेयर द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट बोथ आर रजिस्टर्ड पर्सन.
and it is specified. We come to now RCM under 9.4. The supplier is an unregistered person, and we are referring to notification because there is only one notification issued under this 9.4 after the amendment on the law. There is only one notification. The only notification is 7 of 2019. जब हमने ये न्यू रेट स्ट्रक्चर आया रियल एस्टेट के लिए, तभी उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है. अभी ये जो रेट नोटिफिकेशन है, लेट मी गो टू द रेट नोटिफिकेशन फॉर अ मिनट. 3 of 2019, इसमें उन्होंने नया रेट जो निकाला था 0.75% फॉर RREP and 3.75% for affordable project RREP and 3.75% for non-affordable projects. उन्होंने कुछ conditions दिए थे. Some of the conditions are that when a developer is procuring the goods in any financial year or services, not only goods, inputs and input services in a financial year, at least 80% of those procurement shall be from a registered person, apart from the electricity, high-speed diesel, motor spirit, natural gas. So, अगर मोटर ने 80% से ज्यादा इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन के पास से नहीं लिया, तो जो फॉल है उस पे आरसीएम लायबिलिटी भरना पड़ेगा. वही इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है एंट्री में. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज supply of goods or services or both other than services by a grant of development rights so and so or FSI which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to be purchased promoter for construction of project in a financial year. So ये सिर्फ प्रमोटर को या फिर डेवलपर को ही लागू है ये पर्टिकुलर प्रोविजन. और इसमें इन्होंने बताया कि एक प्रमोटर हैज टू बाय input services not less than 80% from a registered person. Suppose particular financial year 1920 में प्रमोटर ने registered person से input services से 75% प्रोक्योर किया, मतलब 25% unregistered person से उसका प्रोक्योरमेंट हुआ है. In that case जो शॉर्टफॉल है 80 minus 75 5% पे उसको आरसीएम लायबिलिटी भरनी पड़ेगी. रेट क्या होगा? Rate will be as per the applicable rate on those procurements, which will be mainly 18% in case of services. So therefore, we have to see that promoters buy not less than 80% from registered person to avoid this liability. Otherwise, it will be an additional liability on them. इसका of course ITC मिलेगा, but then the cash flow will go. Second is cement. Second is they are saying forget about registered person or unregistered person. In case of forget about 80%. In case of cement, not written anything contained here and above, where cement is received from an unregistered person, the promoter shall pay tax on supply of such cement at the applicable rate. मतलब जिस प्रमोटर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीदा है वो 80% के अंदर है, 80% के बाहर है, उस पे आरसीएम लायबिलिटी प्रमोटर पे ही आएगी. उस अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सीमेंट सेलर ने शायद किसी सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा होगा, लेकिन जब वो अनरजिस्टर्ड है उसने प्रमोटर को भेजा, प्रमोटर को उस पे जीएसटी लायबिलिटी आएगी. इस पे कैस्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है. But you can't help. That is what the provision is. Therefore, promoters will not be allowed to buy cement from unregistered person. In short, वरना उस पे आरसीएम लायबिलिटी आ जाएगा. Developers, promoters means developers, जो भी डेवलप करता है बिल्डिंग वो. And lastly, capital goods. Capital goods falling under any chapter in the first schedule to the Customs Tariff Act and so supplied to a promoter for construction of a project on which tax is payable or paid at the rate prescribed in so and so, जो भी हमने एंट्रीज देखा. तो ये जो कैपिटल गुड्स पे जो रेंट भरता है प्रमोटर, उस पे प्रमोटर को ही आरसीएम भरना है.
अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है उसने, तभी रजिस्टर्ड पर्सन से लेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन लगा के देगा। सपोज क्रेन सर्विसेज है, प्रमोटर को डिगिंग करना है, तो उस केस में क्रेन सर्विसेज उसको लगता है बिल्डिंग डेवलपमेंट में। अगर वो क्रेन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है डेवलपर ने, बिल्डर ने, तो उस केस में जो भी रेंट भरेगा उस पर आरसीएम लायबिलिटी बिल्डर को ही भरना पड़ेगा। अगर वो किसी कंपनी से लिया है जो रजिस्टर्ड है, या फिर किसी इंडिविजुअल से भी लिया है जो भी रजिस्टर्ड है, उस केस में उस पर आरसीएम लायबिलिटी नहीं लगेगी। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ही बिल्डर पे आरसीएम लायबिलिटी लगेगी। So this is three provisions, three RCM provisions on supplies from URD, that is unregistered suppliers, in case of section 9(4). Now coming to the issues in RCM. Issue: RCM on URD supplies received prior to 13th October 2017. Now this is a very big issue. 13 अक्टूबर 2017 से एग्जेम्पशन आ गया था। उसके पहले जो एग्जेम्पशन था वो 5,000 रुपीज पर डे पर पर्सन था। भगवान जाने उन क्या सोचा, उनके दिमाग में क्या आया, 5,000 पर पर्सन पर डे कैसे कैलकुलेट करने का, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्वेश्चन इज, ये जो 13 अक्टूबर 17 से जो एग्जेम्पशन आया है वो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है या फिर प्रोस्पेक्टिव है? इन माय व्यू, मेरे हिसाब से वो प्रोस्पेक्टिव है। जीएसटी ऑडिट 17-18 के ऑलरेडी फाइल्ड हो चुके हैं या होने वाले होंगे, उसमें भी 13 अक्टूबर 2017 तक आपको आरसीएम लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, और उस पर लायबिलिटी आज नहीं तो डिपार्टमेंट जब असेसमेंट करेगा तो उस पर लायबिलिटी आ सकती है। तो ये क्लाइंट्स को आज से बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। The clients will be under the impression कि भाई ये तो exemption हो गया है तो इसलिए liability नहीं भरा है, but नहीं, शायद आ सकता है। We cannot say the court's view on this, but provision is there. It was very much on the act, very much in the books, and they have the power to levy tax. If the government makes this exemption retrospective from 1st July, then well and good. If not, then I don't think any chance to defend it. Second, ITC of RCM paid after the due date. For example, 17 का last due date for filing return on ITC was 31st March 2019, extended date. 18-19 was September return, it was 20th October 2020. Now, if suppose I have not paid RCM by this date, after 20th October 2020, let us say, so whether I can take ITC or, because as per section 16(4), the last date for claiming ITC on the basis of invoices. Now, why I'm saying invoices, RCM में जो RCM liability जिस पे है उसी को invoice बनाना है, self invoicing है, ये में एक self invoice. So therefore, it is an invoice-based ITC once again. Section 64 says, 16 subsection 4 provides says, where in case of, I'll just read out. A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year. मतलब जो invoice section 16(4) बोलता है जो invoice 1920 का लेटर से उसका आप ITC only सितंबर रिटर्न का ड्यू डेट तक ले सकते हैं, that is 20th October 2020. Now there are two views again on this. First view is that straight as per the rule and you are not eligible to take credit and you cannot take credit on this. The second view, which I would enhance more in detail, is section 16(4) only says a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice after the due date of furnishing return under section 39 of the month of September following the end of financial year. इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी होता है कि अगर आपने सितंबर रिटर्न की ड्यू डेट तक उस इनवॉइस को अपने अकाउंट्स में बुक कर लिया है, then they cannot deny ITC
the denial of ITC is only for invoice which are not booked in your accounts even up to September, due date of September 20 return, for the period 18-19 I'm talking. So in other words, what I'm trying to say is, it is a possible view. I'm not saying it's a correct view. It is something which has to be argued, of course. But the possible view is कि September 20 के पहले हमने RCM का इनवॉइस बना के उस पे अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया था, सिर्फ रिटर्न में लेना रह गया था, तो उस पे ITC मिल सकता है. अब समझदार को इशारा काफी है. And this the first point which I told is simply नहीं, इस पे ITC नहीं मिल सकता है. Both the views are possible. It is only courts who will decide how this provision has to be read or interpreted. But on a larger perspective, I think ITC should be available, और लेना भी चाहिए और litigate भी करना चाहिए, तभी जाके ये ITC मिलेगा. जो नहीं लड़ेगा of course उसको नहीं मिलेगा. हम देख रहे हैं ट्रान 1 में भी देख रहे हैं, जो लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं उनको ही हाई कोर्ट दे रही है. ऑफ कोर्स बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसमें भी अगेंस्ट दिया है, बट अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑल द हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री हैव गिवन द क्रेडिट. ओनली बॉम्बे हैज नॉट गिवन ऑन टिपिकल रीजंस, be that as it may. But as far as ITC is concerned, unless you take and litigate for it, it will not be available for sure. उसको litigation में रखना जरूरी है. It cannot be that आप दूसरे के litigation पे depend कर रहे हैं. नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं high courts may take a view in that particular case only, which may not apply to all cases. तो वापस से problem होगा. So you have to individually litigate it. You have to take a stand and litigate it. That's the only way out. The third issue I want to talk about in case of RCM on ocean freight. गुजरात हाई कोर्ट ने मोहित मिनरल में जजमेंट दिया है कि this RCM on ocean freight is illegal and unconstitutional. However, when you read the judgment in fine prints, you will find that Gujarat High Court has only said जब ओशन लाइनर ने, मतलब जो वेसल ओनर है, उसने सर्विस एक्सपोर्टर को सर्विस दिया है, उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा अपने पे. मीनिंग मैंने गुड्स इंपोर्ट किए हैं लेटर से सिंगापुर से, सिंगापुर एक्सपोर्टर ने किसी ओशन फ्रेट ओशन लाइनर को हायर किया, वेसल ओनर को हायर, उस ओशन फ्रेट और ओशन लाइनर ने सिंगापुर एक्सपोर्टर को ही चार्ज किया, उस केस में लायबिलिटी नहीं आएगा, इवन दो आई एम एन इंपोर्टर, even though that entry 10 is there. This is what Gujarat High Court in Mohit Mineral is. Suppose tweak this example, सिंगापुर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूं मैं मटेरियल, और इस बार वेसल मैंने हायर किया, I have separately hired it, not the foreign exporter in Singapore. Ocean freight forward contract मेरे साथ है, I am the importer. In that case, I still feel this entry 10 apply, Mohit Mineral will not apply. And on the larger perspective, I would say we have seen many cases, High Court में judgment favor में आता है, Supreme Court में बदल जाता है. Bond to bond sales में भी हमने देखा है, काफी सिचुएशन में हमने देखा है कि हाई सी सेल्स वगैरह में कि लोअर लेवल पे कोर्ट्स फेवर में होते हैं, बट हायर लेवल पे बदल जाता है डिसीजन. So Mohit Mineral definitely Gujarat High Court ने judgment दिया है, but department has gone against that in Supreme Court. Supreme Court has the power to reverse it. My view is that rather than relying on this Mohit Minerals case, जहाँ पे भी आपको ITC मिल रहा है, better to pay and take the ITC and not rely on Mohit Minerals case. Unnecessary litigation नहीं करना चाहिए. जहाँ पे भी ITC मिल रहा है, वहाँ पे आप भरो, ITC ले लो. Suppose ITC नहीं मिल रहा है, you look at this situation, whether you are the person who has contracted with the vessel service provider, ocean freight forwarder. In that case, my view is yes, it is liable for RCM, where the service is received by the foreign exporter of that ocean freight. उस केस में मेरे पे liability नहीं आएगी. That Gujarat High Court is correct according to me. That is how I will read this provision and conclude on this issue. The last is
ITC on RS, ITC और RCM on ocean freight. So this is basically मोहित मिनरल के आने के बाद तो ठीक है एग्जेम्पशन मिल गया, लेकिन सपोज ऑडिट के टाइम के भी आपने नहीं भरा और कल जाके मोहित मिनरल रिवर्स हो गया तो उस पे लायबिलिटी आएगा, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अकॉर्डिंग टू मी यस मिलना चाहिए, बिकॉज द इशू वाज अंडर लिटिगेशन, you were misguided. However, it is not a short point. It has to be litigated, and ultimately it will go to High Court. Even if ITC has taken, it has to be taken and fought. नहीं लेंगे तो शायद फाइट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेके फाइट करेंगे तभी जाके उस पे लायबिलिटी, उस पे कोई रिजल्ट आएगा, उसके बिना रिजल्ट नहीं आ सकता उसमें. Next, this is what I have to say about interest related, RCM related issues. Now let's come to the interest related issues. There are three major issues in interest. Before that, let's see the provision itself. Section 50, subsection 1. Every person who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the government within the period prescribed, shall, for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, pay on his own interest at such rate not exceeding 18%, as will be notified by the government on the recommendation of the council. And this proviso, which was inserted from 1st of February 2009 but not brought into effect till date, it is still to come into effect, provided that interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after due date in accordance with the provision of section 39, except where such returns is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or 74 in respect of such said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger. Meaning, suppose मेरी 100 रुपीस की लायबिलिटी आती है ऑन आउटपुट, मेरे पास 80 रुपए का आईटीसी पड़ा हुआ है, मेरी इंटरेस्ट की लायबिलिटी सिर्फ 20 रुपए जो कैश में मैं भरूंगा उसी पे आएगा. बट अगर सपोज ये मैं रिटर्न फाइल करता हूं या मैं पेमेंट करता हूं 20 रुपए का, उसके पहले डिपार्टमेंट ने 73 या 74 में प्रोसीडिंग्स चालू किया, शो कॉज नोटिस दे दिया, तो इस प्रोवाइजर के हिसाब से इंटरेस्ट पूरे 100 रुपए पे लगेगा, ना कि सिर्फ 20 रुपए पे. तो पहले तो ये ध्यान देना है, दिस इज इलीगल अकॉर्डिंग टू मी. वहां पे भी आईटीसी इज ऑलवेज अवेलेबल ऑफ दैट 80 रुपीज and therefore liability of interest should be only on 20 rupees. However, this proviso has to be challenged to that extent. Proviso कहता है कि अगर आपने रिटर्न भरा, भले ही बिलेटेड है, या फिर आपने टैक्स भरा, उसके पहले हमने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, तो आपका इंटरेस्ट हम नेट पे नहीं, हम ग्रॉस पे लेंगे. और इस बेसिस पे काफी नोटिस, ऑर्डर्स भी पास हो गए थे, जो काफी लोगों ने अपील में जाना पड़ा. Now this issue, I'll take up the first issue, interest whether liable to be paid after the adjustment of ITC, that is only on cash payment. Question, तेलंगाना हाई कोर्ट ने मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ तेलंगाना में जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि आईटीसी आप जब तक बुक में लेते नहीं है, मतलब रिटर्न्स में लेते नहीं है, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखता नहीं है, तब तक वो आपका आईटीसी नहीं कहलाएगा. इसलिए जब आप रिटर्न फाइल करते हो, आपको ग्रॉस पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. आप रिटर्न फाइल करते हो, उसके बाद आपको आईटीसी मिलता है, तो आपको ग्रॉस पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. इलॉजिकल है. और इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट ने सब्सिक्वेंट जजमेंट रिफेक्स इंडस्ट्रीज जनवरी में जो आया था, उस जजमेंट उन्होंने बताया कि नहीं, आईटीसी वंस इनवॉइस आपके पास है और सेक्शन 16 का आप कंडीशंस फुलफिल करते हो, आईटीसी अवेलेबल. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी अब जब आईटीसी आप लेते हो या नहीं लेते हो, वो खाली एक एक्नॉलेजमेंट है कि इतना अमाउंट ऑफ आईटीसी है. एंड व्हाट दे से इज इन द रिफेक्स इंडस्ट्रीज जजमेंट इज वेरी क्लियर कि आपका आईटीसी जो है वो देयर इज नथिंग बट
tax paid in advance to the government. This is what the meaning of ITC is. इसलिए आप उसको क्रेडिट दे रहे हो, इसलिए रिटर्न भरा नहीं भरा उसका क्रेडिट आपको देना चाहिए, और सिर्फ नेट लायबिलिटी, नेट कैश लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगना चाहिए. This issue went up to GST Council. 39 GST Council meeting में GST Council declared that interest on delayed GST payments shall be applicable only at cash tax liability after the deduction of the available input tax credit. Whether आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में है या नहीं है, आप उसको लेस करके जो कैश में जो आप टैक्स भरते हो उसी पे आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगा. ये उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से अमेंड करने की रिकमेंडेशन दी है. अभी तक अमेंडमेंट आया नहीं है, बट आएगा. उस बेसिस पे शो कॉज नोटिस और अपील्स में एटलीस्ट आपको रिलीफ मिलेगा. काफी शो कॉज नोटिस या फिर अपील्स ऑलरेडी फाइल्ड है, उस केस में आपको इस बेस पे रिलीफ मिल जाएगा. The government is bound to follow this recommendation of the GST Council. As far as interest on net cash liability is concerned, it will be applicable on 1st July 2017. However, that proviso, जो proviso मैंने read किया था, proviso, this proviso is still a dicey issue because it says where except where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 70 to 74. तो इसको अब वो कैसे अमेंड करते हैं उस पर डिपेंड करता है, बट एज इट इज उनका इंटेंशन ये है कि 73 74 में हमने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया तो आपको ग्रॉस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, नेट पे नहीं लगाएंगे. तो काफी शो कॉज नोटिस ऑलरेडी जो इशू हो गए थे, जैसे ट्रांसवन तो अलग, ठीक है, वो तो खैर अलग बात है, पर जहां जहां पे भी जीएसटी नहीं भरा है, रिटर्न नहीं भरा और शो कॉज नोटिस इशू हो गए हैं, वहां पे this provision will be a problem. Coming to next issue, whether to calculate interest liability for availing ITC or utilizing it. Meaning, let us say हमने ट्रांजिशनल क्रेडिट ले लिया है, हमने एक्सेस ले लिया है, हमको मैंने 10 लाख ले लिया था, एक्चुअली मुझे 8 लाख लेना था, तो मैंने 2 लाख एक्सेस ले लिया है. बट जिस दिन से मैंने क्रेडिट लिया है उस दिन से लेके आज तक मेरे सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट में 2 लाख के नीचे अमाउंट गया नहीं है. सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट लेजर में, सीजीएसटी और एसजीएसटी सपोज 10 लाख, लेट अस टेक वन एग्जांपल ओनली. मैंने 10 लाख का सीजीएसटी का ट्रांजिशन क्रेडिट लिया, आफ्टर असेसमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन मुझे पता चला कि मेरे को सिर्फ 8 लाख ट्रांजिशन क्रेडिट मिल रहा था, मतलब 2 लाख रुपए का मैंने एक्सेस क्रेडिट लिया हुआ है सीजीएसटी का. मैंने ये क्रेडिट लिया था नवंबर 2017 में, पता चला नवंबर 2018 में, नवंबर 2017 से लेकर नवंबर 2018 तक मेरा सीजीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 2 लाख के नीचे कभी फिगर गया ही नहीं है. मतलब मैंने 2 लाख का क्रेडिट कभी यूटिलाइज किया ही नहीं है. मैंने नवंबर 18 में जैसे मुझे पता चला मैंने उसको रिवर्स कर दिया 2 रुपया, मतलब मैंने लायबिलिटी भर दी अपनी. डिपार्टमेंट इसके लिए भी इंटरेस्ट का शो कॉज नोटिस निकाल रहा है. इनफैक्ट महाराष्ट्र में कमिश्नर ने सर्कुलर भी दिया है, उस सर्कुलर में उसने लिखा भी है क्लियरली कि इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल इवन वेयर इट इज नॉट यूटिलाइज्ड. इस केस पे पटना हाई कोर्ट ने कमर्शियल स्टील इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2019 VIL 348 पटना हाई कोर्ट ऑलरेडी एक जजमेंट दे दिया है कि नहीं, where it is simply lying unutilized उस पे इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी. इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन दैट क्रेडिट इज यूटिलाइज्ड फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ऑफसेटिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. जहां पे मैंने ऑफसेट ही नहीं किया वो तो क्रेडिट पड़ा है, वो तो ना गवर्नमेंट ने यूज किया, इनफैक्ट गवर्नमेंट यूज कर रहा है, मैंने यूज नहीं किया है, मैंने लेके रखा हुआ है अपने पास, मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया है. So therefore, this Patna High Court is a favorable judgment. The other high courts have not yet given any judgment on this point, though it is pending in various other high courts also. However, I think this on equity front, I think it should be allowed and held that interest will be applicable only when it is utilized actually by offsetting it against output liability. Simply
reversing the credit in my electronic credit ledger does not attract any interest liability. ये तो ऐसे बात होगी, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पूरा बड़ा आना. नेक्स्ट, इसमें ही सर्विस टैक्स में भी ऐसा सेम इशू आया था, और सर्विस टैक्स में सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट में डिसीजन भी दिया है. अंडर सेनवेट ट्रेड रूल्स, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड 2011 में held that Senvet credit wrongly taken and utilized or erroneously refunded shall be recovered along with interest. ऐसा करके जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आया हुआ है, but that was again in respect of Swiss tax provisions under Senvet credit rules, जहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने व्यू लिया था कि wrongly taken but reverse will not be liable for interest. सुप्रीम कोर्ट ने वो रिवर्स कर दिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने वो रिवर्स कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना अर्लियर जजमेंट जो मारुति उद्योग है वो उन्होंने वो कंसीडर नहीं किया था इन स्विफ्ट में. मारुति उद्योग इन स्विफ्ट के पहले का जजमेंट है, वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में से ही आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट स्टैंड लिया था कि नहीं, अगर रॉन्गली टेकन सेनवेट क्रेडिट हमने रिवर्स कर दिया है तो उस पर एक्ट नहीं लगेगा. बट ये इन स्विफ्ट के टाइम पे उन्होंने कंसिडर नहीं किया है पूरे जजमेंट, और उसका इफेक्ट काफी अलग हो जाता है. अच्छा, इन स्विफ्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने बिलफोर्ज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसी वर्सेस बिलफोर्ज प्राइवेट लिमिटेड 2012 270 ELT 2209, इस जजमेंट में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन स्विफ्ट को डिस्टिंग्विश किया, और उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट held that when the Senvet credit is availed, it represents a book entry and entitlement of the estate to utilize the amount at a later stage to discharge its tax liability. Once the entry itself is reversed before utilization, there cannot be any availment of Senvet credit. Consequently, it was held by the High Court that where Senvet credit is availed but not utilized and has been reversed before utilization stage has reached, interest shall not be levied. So, Karnataka High Court distinguished in Swift Supreme Court decision and held that where the ITC is reversed, or rather Senvet credit is reversed before the utilization, interest is not payable. उसके बाद गवर्नमेंट ने रूल से अमेंड कर लिए थे, और काफी कुछ अमेंडमेंट होने के बाद वो फीफो बेसिस पे आ गया था, इसलिए वो रूल थोड़ा कंफ्यूजिंग एंड मोर कॉम्प्लेक्स हो गया था. बट हाउएवर दिस कर्नाटक हाई कोर्ट डिसीजन एंड the Patna High Court decision in the case of commercial steel engineering both hold that merely taking of ITC in your books of accounts does not give utilized it. If you reverse it before utilization or offset before offsetting it against your output liability, it will not be liable for interest. The last query or the issue which we have in respect of interest is, nowadays we are seeing directly notice is being sent to our bank for freezing of accounts for recovery of interest. In this case, the department stand is, since you have paid the tax, आपने टैक्स लेट भरा है, इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक, इसका रिकवरी हम डायरेक्टली करेंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट बैंक में अटैचमेंट करके काफी केसेस में तो वो लोग पैसे निकाल भी लेते हैं. दिस हैज बीन लिटिगेटेड बिफोर वेरियस हाई कोर्ट्स. मैंने यहाँ पे जजमेंट्स भी लिए हैं, 4 जजमेंट भी लिए हैं. सभी जजमेंट्स में हाई कोर्ट यही कहना है, नो डाउट इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक, हाउएवर स्टिल एन अरिथमेटिकल एक्सरसाइज हैज टू बी डन, एन अपॉर्चुनिटी हैज टू बी गिवन to the SSC to verify the interest calculation done by the department, and therefore show cause notice has to be issued. There cannot be direct recovery of interest without the show cause notice. अगर वो लोग डायरेक्ट करते हैं, you can challenge it and you can always state that no show cause notice has been issued and therefore the recovery is wrong and illegal. इस सभी केसेस में हाई कोर्ट ने यही होल्ड किया हुआ है. So I think with this I complete my